रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोमी अपने पति दक्ष के साथ अच्छे से घर में रहा करती थी, जहां उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी रोमी को अपने पति से कम और पैसों से ज्यादा प्यार था। पर दक्ष की खुद की कंपनी किसी कारण लॉस में जाने लगी थी, लेकिन फिर भी रोमी का खर्चा कम नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन दक्ष घर जाता है, जहां वो देखता है कि रोमी एक बार फिर से फिजूल के खर्चे करके आई है और उसके गले में डायमंड का हार देखकर वो उससे बोलता है, रोमी हद होती है किसी चीज की। तुम्हें पता है ना कि बिजनेस में कितना लॉस जा रहा है, पर नहीं, तुम्हें तो अपने इन फिजूल खर्चों से फुर्सत कहाँ। अच्छा, अब ये हार तुम्हें फिजूल खर्च लग रहा है? शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पत्नी ने अब जरा से डिमांड क्या कर ली तो फिजूल खर्च लगने लगा है इन्हें। रोमी की बातें सुनकर दक्ष को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोमी को भला बुरा सुनाना शुरू कर देता है। साथ ही कमरे में चला जाता है। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। साथ ही उसका बिजनेस एक दिन बंद हो जाता है, जिसके बाद वो रोमी को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगता है और खुद किसी छोटी सी कंपनी में काम करके जैसे तैसे रोमी की जरूरतों को पूरा करता है। पर अब भी रोमी दक्ष और उसकी गरीबी से परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण एक दिन वो अपनी दोस्त मिनी को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो यार, कैसी है तू? अरे क्या हो गया? तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे दक्ष जैसा रिच, स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है। यार इसी बात का तो रोना है कि मुझे दक्ष मिला है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे और इस गरीबी से। गरीबी? पर दक्ष तो एक बिजनेसमैन है ना। मिनी के पूछने पर रोमी उसको सारी बातें बता देती है और उससे कहती है, यार मेरी किसी ऐसे इंसान से सेटिंग करवा देना जो मेरा खर्चा उठा सके, मुझे घुमाए फिराए, शॉपिंग कराए। इस भिखारी से तो कुछ होगा ही नहीं। एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो। ओहो, मुझसे बात करने के लिए तू परमिशन कब से लेने लगी? तो इसीलिए अब ज्यादा फुटेज मत खा और सीधा मुद्दे पर आ। अगर तू इतना बोल रही है तो ठीक है, तो खुद की सेटिंग के साथ साथ अपने पति का सौदा क्यों नहीं करवा देती, अगर तू उससे इतना ही परेशान हो चुकी है तो। रोमी उसकी बातें सुनकर बिना कुछ बोले उसका फोन रख देती है और कुछ देर तक मिनी की बात के बारे में सोचती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मिनी को फोन करके वो उसको सीसीडी में बुला लेती है, जहां वो उससे बोलती है, यार तू क्या बोल रही थी फोन पर कि अपने पति का सौदा कर दूं? अरे यार तू मुझे गलत मत समझ, मैं तो बस तेरे भले के लिए बोल रही थी। जिस तरह से तू परेशान थी तो बस इसलिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मिनी अपनी सफाई दे ही रही होती है कि रोमी उसको चुप करवा कर उससे कहती है, लड़कों का भी सौदा होता है? हाँ बिल्कुल, और मैं हूँ ना, तू बस अपने पैसों से मतलब रखना। मुझे भी अपने पति का सौदा करवाना है, लेकिन एक बात बता, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी? और कौन खरीदेगा मेरे पति को? मैं हूँ ना, तू बस बोल तुझे अपने पति के बदले क्या क्या चाहिए और कितनी रकम चाहिए, मैं दूंगी तुझे। मिनी की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपनी डिमांड उसके सामने रखते हुए उससे बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 करोड़ रुपए और एक अच्छा सा बंगलो। क्योंकि हाँ, दक्ष बहुत ही कूल और इंटेलिजेंट है। वो अलग बात है कि अब वो एक भिखारी जैसा हो गया है, लेकिन उसकी कीमत इतनी तो बनती ही है। और हाँ, मेरे लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड जो मेरा सारा खर्चा उठा सके। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें जो सब तुम्हें चाहिए, पर इसके बाद तुम दक्ष को पूरी तरह से भूल जाओगी। अरे उनको याद रखकर करूँगी भी क्या, और वैसे भी उनका सौदा किसके हाथों करवा रही है? तू आम खाने से मतलब रख, गुठलियों के दाम जानकर क्या करेगी, और बहुत जल्द तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये बोलकर दोनों फ्रेंड्स मिलकर एक प्लान बनाती हैं और रात को जब दक्ष घर आता है तो रोमी उसको बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खाना देती है। रोमी को ऐसे देखकर दक्ष भी बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उसके हाथों से खाना खा लेता है, जिसके कुछ देर के बाद दक्ष को चक्कर आने लगते हैं और वो खाने की टेबल पर ही बेहोश हो जाता है। तभी मिनी कुछ लड़कों के साथ उसके घर आती है और रोमी के हाथों में कुछ पेपर्स और पैसों का बैग देकर दक्ष को बेहोशी की हालत में
उन 4 लड़कों की मदद से कार में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम रुपेश होता है, वो रोमी के पास आकर उससे बोलता है, ओहो, तो तुम हो वो ब्यूटीफुल गर्ल जिसने हमारे लिए अपने पति का ही सौदा कर दिया। हाँ चार्मिंग बॉय। मेरे साथ तो ऐसे नहीं करोगी ना जैसा तुमने अपने पति के साथ किया। उसकी ये बात सुनकर रोमी को गुस्सा आ जाता है, पर उसमें वो अपना फायदा देखकर उससे कुछ नहीं बोलती। अब रोमी रुपेश के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है, पर समय के साथ साथ रुपेश के ताने बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रुपेश एक डोमिनेटिंग इंसान बन जाता है, जिससे रोमी को कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाना था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी और दक्ष के साथ बिताए हुए अपने उन लम्हों को याद करती है जब वो दोनों प्यार से रहा करते थे। और जब दक्ष के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया करता था। कभी उसके लिए सैंडल लाता तो कभी घड़ी। ये सब सोचकर वो बहुत रोती है और खुद को कोसने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो रोड पर टहलने के लिए जाती है, जहाँ वो रोड के दूसरे साइड पर दक्ष को मिनी के साथ देखती है। उन दोनों को देखकर वो उनके पास जाती है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रोमी जल्दी से मिनी को फोन करके उससे बोलती है, मिनी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति दक्ष के साथ घूम रही है। कैसा पति? किसका पति? दक्ष अब सिर्फ मेरा है, मेरा। भूल गई? चंद पैसों के लिए तूने खुद अपने पति का सौदा किया था। अरे तुझे तो कभी दक्ष से प्यार था ही नहीं, तुझे बस प्यार था तो पैसों से। अगर तुझे इतनी ही फिक्र थी अपने पति की तो उसका सौदा किया ही क्यों? ये सब मैंने तेरे बहकावे में आकर किया, पर अब मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति वापस चाहिए। बहकावे में? अरे मैं नहीं, तू मेरे पास आई थी अपने पति का सौदा करने के लिए। तूने उसका सौदा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो गरीब हो चुका था, और आज जब खुद पर बीत रही है तो पति याद आ गया तुझे। रोमी उसके सामने अपने पति को वापस मांगने की भीख मांगती है, उससे अपनी गलतियों की माफी भी मांगती है, पर मिनी उसकी एक नहीं सुनती और वो उसका फोन रखने से पहले उससे बोलती है, अब दक्ष नहीं रहा, अब वो देव बन चुका है। मेरा सुहाग देव, जिसे मैं काफी टाइम से चाहती थी, पर उसकी शादी तुझ जैसी लड़की से हुई जिस पर वो अपनी जान लुटाता था। पर तुमने क्या किया? पैसों के लिए अपने ही पति का सौदा कर डाला। और हाँ, अब तू उसको याद नहीं है, समझी? इसलिए अब कभी हमारे बीच में मत आइयो। इतना बोलकर वो उसका फोन काट देती है और नंबर भी ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद रोमी रुपए, पैसे, शहर और रुपेश सब कुछ छोड़कर अपने पति के उसी घर में आकर अकेले रहने लगती है, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था। और इस तरह उसको अपनी गलती की सजा सारी उम्र के लिए मिल जाती है। संध्या एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता के स्वर्गवास के बाद उसके मामा बबलू यादव और मामी ममता देवी ने ही उसको पाला पोसा था, और पैसों के लालच में उन्होंने युवराज नाम के एक बहुत ही अमीर और बदतमीज लड़के से संध्या की शादी का सौदा करवा दिया था, जिसके लिए उनको अच्छी खासी मोटी रकम भी मिली थी। ससुराल में संध्या की सास मनोरमा उस पर बहुत अत्याचार करती थी। युवराज संध्या को पत्नी होने का कोई सुख नहीं देता था, बल्कि दुगना उस पर घरेलू हिंसा किया करता था। संध्या चुपचाप सब सहती है, पर कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, युवराज, आखिर क्या बात है? आप हमेशा ही मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या मेरी कोई आदत आपको पसंद नहीं है? आप मुझसे क्यों खफा है? बताइए ना। तो सुनो, तुम मेरे घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, तुम्हारे मामा मामी ने 50 लाख रुपए में सौदा किया है तुम्हारा मेरे साथ, समझे तुम? शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलते हुए? कितने घटिया इंसान हैं आप। आप मेरे मामा मामी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे अभी घटियापन देखा ही कहाँ है तूने मेरा, और खरीदा है मैंने तुझे। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तेरे साथ। मैं तुझे मारूं, पीटूं, कुत्तों से कटवाऊं, मेरी मर्जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये सब। अरे आपके पास सबूत ही क्या है कि मेरे मामा मामी ने ऐसा किया है? तभी वहाँ संध्या की सास मनोरमा हाथ में कागज लिए आती है
और उसे देती है। ये ले और देख ले, इसमें साफ साफ लिखा है कि तेरा सौदा हुआ है और हमने तेरी कीमत दी है, समझी? कागज पढ़कर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एकदम खामोश हो जाती है। अब मेरी बात सुन, तुझे जिस काम के लिए यहाँ लाया गया है ना, वो क्या है ये भी जान ले जल्दी से। हाँ जी, कहिए। मैं कभी बाप नहीं बन सकता और मैं ये नहीं चाहता कि इस कमी की वजह से मेरा वंश खत्म हो जाए, इसलिए मैं तुझसे एक बच्चा चाहता हूँ। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मेरे दोस्त के साथ मिलकर तुझे मेरे वंश को आगे ले जाने वाला बच्चा देना होगा, जिसे मैं समाज के सामने अपना नाम दूंगा और वही मेरे खानदान को आगे लेके जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए और सोचते हुए भी? माँ जी कम से कम आप तो कुछ बोलिए, ये सरासर गलत है। ज्यादा ना पंचायती मत कर और जितना बोला गया है सिर्फ उतना कर। आप भी एक औरत है ना, फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे तू एक खरीदा हुआ खिलौना है, खिलौना, समझी? और हम जो चाहे वो कर सकते हैं तेरे साथ। ऐसे ही समय बीतता रहता है और युवराज अपने दोस्त नीरज को अपने घर बुलाता है। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। नीरज, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। पर मेरे भाई, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तू बस बोल तो सही, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अब बोल भी, क्या काम है? यार नीरज, कैसे बताऊं यार। यार तू बोल ना, जो भी है साफ साफ बता मुझे। यार मैं चाहता हूँ कि संध्या तेरे बच्चे की माँ बने। अबे पागल है क्या तू? मैं समझ सकता हूँ यार, कोई भी ये पहली बार सुनेगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अरे तू इतनी बेहुदा बात करेगा तो सब ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। यार मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैंने अपना वंश चलाने के लिए एक गरीब लड़की का सौदा किया। संध्या के मामा मामी को मैंने 50 लाख रुपए देकर उससे शादी की है। तुझे पता है बेचारी संध्या के ऊपर क्या बीतेगी जब उसको पता लगेगा कि उसको एक ने बेचा और दूसरे ने खरीदा? अरे यार वो भी राजी हो जाएगी, पहले तू तो हाँ कर दे प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, एक बार ट्राई तो कर। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यार तू कितना गिरा हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था। नीरज, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। हाँ बोल दे नीरज, वरना ये देख तू अपने दोस्त की लाश देखेगा। नीरज मजबूरी में युवराज की बात मान लेता है और वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात नीरज संध्या के कमरे में जाता है। नीरज को देखकर संध्या डर के मारे कांपने लगती है। नीरज उसका मासूम सा चेहरा देखता ही रह जाता है। संध्या रोते हुए उससे बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। संध्या प्लीज डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। शांत हो जाओ, रो मत यार। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नीरज युवराज की सारी बात संध्या को बता देता है और उससे कहता है, संध्या मैं जानता हूँ ये सब बहुत गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अगर अभी हम दोनों ने इनके खिलाफ कुछ भी किया तो ये हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए मैं जैसा बोलूँ बस वैसा ही करो। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, मैं इस नर्क में मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, मैं खुल के जीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ऐसे ही समय बीतता रहता है। नीरज की आंखों में संध्या का भोला मासूम चेहरा बस जाता है। अब वो उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे नीरज और संध्या एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नीरज संध्या से कहता है, संध्या अब वो वक्त आ गया है जब हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। सच नीरज? हाँ, और हम दोनों फिर शादी कर लेंगे। हाँ नीरज, अब मुझे इन भेड़ियों के चंगुल से निकाल कर दूर ले चलो, मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। युवराज वहीं पीछे खड़ा होकर संध्या और नीरज की
सारी बातें सुन लेता है और वहाँ आकर नीरज को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बहुत शातिर बन रही थी, मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मेरी छोटी सी चींटी के पर निकल आए हैं ना, और ये तेरा आशिक, अब तू देख इसका मैं क्या हाल करता हूँ। दोस्त होकर दोस्त से गद्दारी की, शर्म नहीं आई तुझे? युवराज संध्या के सामने नीरज की अपने गुंडों से खूब पिटाई करवाता है। नहीं, मत मारो नीरज को, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। अब तुम और तुम्हारा आशिक यहीं मरो दोनों। युवराज के गुंडे नीरज को अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देते हैं। उठो उठो ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों ऐसे पड़े हो? उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। नीरज के होश में आने के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और कमरे के पर्दों की रस्सी बनाकर दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथ ही दोनों युवराज, मनोरमा और संध्या के मामा मामी के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और सभी को गिरफ्तार करवा देते हैं। थोड़े ही समय बाद नीरज और संध्या एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह हमारी संध्या को उसका सच्चा प्यार भी मिल जाता है। रुबीना और रागिनी दोनों सौतेली बहनें थी और उन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। रागिनी काली थी और रुबीना गोरी, पर फिर भी रुबीना को अपनी सुंदरता और गोरेपन पे जरा भी घमंड नहीं था। तो वहीं रुबीना की सौतेली माँ आशा अपनी बेटी को सुंदर और गोरा देखने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाया करती थी। ऐसे ही एक दिन आशा रागिनी को कुछ क्रीम लाकर दे देती है और रुबीना को देखकर बोलती है, किसी के साथ धूप में घूमने से तो भी काली हो जाएगी, वो नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी मरी हुई माँ की तरह गोरी है, पर तू नहीं, तू अपनी माँ की तरह काली है, काली। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या आप भी हमेशा बच्चों की तरह गोरा काला करती हैं? रागिनी, गंदी बात, माँ से ऐसे कौन बात करता है भला? अरे वो माँ है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता, और तेरा बाप तुझे मुझ पर छोड़कर गया विदेश कमाने के लिए, और फोन पर भी बस उसे तेरी ही फिक्र रहती है, हमसे तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है उसे। आशा रुबीना को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी रुबीना की आंखों में आंसू भर जाते हैं, जिन्हें देखकर रागिनी बोलती है, दीदी तू रो मत, माँ तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, चलो ना हम दोनों बाजार चलते हैं। रागिनी, अभी नहीं, अभी बाहर बहुत धूप है और माँ अभी अभी कुछ बोल के गई है ना। क्या दीदी, रात को भी भला अंधेरे से डर लगता है क्या? मैं तो पहले ही काली हूँ और काली हो जाऊंगी। अरे डर तो आपको लगना चाहिए, आप हो ना इतनी गोरी मक्खन मलाई। हट बदमाश, एक लगा दूंगी। दोनों बहनों की फिर से मस्तियाँ शुरू हो जाती है और दोनों शाम को मार्केट जाती हैं। मार्केट में कचौरियाँ खाने लगती हैं। तभी एक अर्नव नाम का लड़का आता है जो कि रागिनी से मसूरी जाने का रास्ता पूछता है। उसको देखते ही रागिनी को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है और वो मन ही मन बोलती है, वाओ, क्या लड़का है, क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है। इतने लोगों में से उसने सिर्फ मुझसे ही रास्ता पूछा। हे भगवान, दोबारा मुलाकात करवा दे उससे। कहाँ खो गई, घर नहीं चलना? इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और अपने घर पहुँच जाती हैं। रागिनी फटाफट घर में जाकर अर्नव के ख्यालों में खो जाती है। तो वहीं रुबीना शाम की आरती के लिए मंदिर जाती है, जहाँ अर्नव की पहली नजर रुबीना पर पड़ती है और वो उस पर अपना दिल हार बैठता है। अर्नव उसके पास जाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मसूरी से हैं? जी हाँ जी, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। नहीं नहीं, वैसे मैं भी यहीं से हूँ
वो बस पढ़ाई के लिए बाहर गया था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे खुद के शहर में इतनी खूबसूरत लड़की रहती है। अगर पता होता तो कभी बाहर जाता ही नहीं। जी शुक्रिया। अब मैं आरती कर लूं? रुबीना शाम की आरती करके घर चली जाती है और अगले दिन रागिनी की एक बार फिर से कॉलेज के बाहर अर्णव से मुलाकात होती है और इस बार उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वहीं अर्णव रोज शाम को आरती लेने के लिए मंदिर पहुंच जाया करता ताकि वो रुबीना से मिल सके, उसे देख सके। देखते ही देखते रागिनी अर्णव से प्यार करने लगती है और अर्णव उसे अपना बहुत ही अच्छा दोस्त बना लेता है। तो वहीं रुबीना और अर्णव भी एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अर्णव रुबीना से बोलता है, रुबीना, मैं बहुत जल्द घर में सबको हमारे बारे में बता दूंगा और तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। अर्णव उसका माथा चूमता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ रागिनी बहुत ही खुश होती है और उसको ऐसे खुश देखकर रुबीना कहती है, क्या बात है रागिनी, मैं आजकल देख रही हूँ तू बड़ी बदली बदली सी है। क्या चल रहा है तेरे दिल दिमाग में? अपनी बड़ी दीदी को भी नहीं बताएगी? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस ऐसे ही कुछ तो है। अब तो बता भी दे, कितना छुपाएगी मुझसे? दीदी मुझे प्यार हो गया है और किसी से नहीं, अर्णव से। अर्णव का नाम सुनते ही रुबीना को जोर का झटका लगता है और वो रागिनी से कहती है, अर्णव से? रागिनी, क्या वो तुमसे प्यार करता है? मुझे तो दीदी उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर अर्णव को कभी मुझसे प्यार होगा भी या नहीं, क्या पता वो पहले से ही किसी और को पसंद करता हो। ये सब कुछ आशा सुन लेती है और रागिनी से अर्णव के बारे में सब पूछती है। रागिनी अपनी माँ को भी सब कुछ सच सच बता देती है और आशा ऐसे में रागिनी से कहती है, बहुत अच्छा लड़का है, तू चिंता मत कर, तेरी माँ तेरी शादी उससे जरूर करवाएगी। पर माँ, दीदी मुझसे बड़ी है, उनकी शादी पहले होनी चाहिए। तो तू क्या चाहती है कि इस लड़की की वजह से तेरा रिश्ता भी ना करूं? इसकी माँ छोड़कर ही क्या गई है इसके लिए, जो मैं तुझ पर खर्चा ना करके इसको पालूं? माँ, आप कभी दीदी से प्यार के तो मीठे बोल नहीं बोल सकती क्या? इतना बोल रागिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी बहन की खुशी के लिए रुबीना अर्णव को सारा सच बता देती है। पर आशा रुबीना को अर्णव के साथ देख लेती है और सोचती है, ओ, तो ये नहीं चाहती कि मेरी रागिनी का घर बसे और अपनी गोरी चमड़ी और सुंदरता का फायदा उठाकर अर्णव को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। इतना सोचकर आशा दूर से उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है और रागिनी को रुबीना के खिलाफ भड़काते हुए बोलती है, ये देख तेरी बहन की करतूत, इस लड़की के लिए तू हमेशा अपनी माँ से लड़ती थी ना, आज देख दिखा दिया ना उसने अपना सौतेलापन, तुझसे तेरा प्यार दूर करना चाहती है, वो किसी की सगी नहीं है। रागिनी भी अपनी माँ के भड़कावे में आ जाती है और रुबीना से नफरत करने लगती है, उसके साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करती है। रुबीना को रागिनी की नाराजगी कुछ समझ नहीं आती। तो वहीं कुछ ही दिनों बाद अर्णव अपनी माँ मंगला के साथ हाथों में शगुन की थाल लिए आशा के घर आता है, जहाँ रागिनी और आशा को ये लगता है कि अर्णव रुबीना के लिए रिश्ता लेकर आया है और रागिनी गुस्से में बोलती है, ओह, तो अपनी माशुका के बिना रहा नहीं गया, आ गए फिर से रिश्ता लेकर। रागिनी, ये सब क्या बोल रही हो? अर्णव यहाँ तुम्हारे लिए आया है। बस रुबीना, बहुत दुख झेल लिया और तुमने मुझे अपनी प्यारी बहन से शादी करने के लिए राजी किया, जो तुम्हें कुछ नहीं समझती। हाँ, उस दिन रुबीना आई थी मेरे पास, पर खुद के रिश्ते के लिए नहीं, उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए तैयार किया, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पर जब उसको पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो, उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। मुझे माफ कर दो दीदी, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको और आपके प्यार को नहीं समझ पाई और आपकी बात भी नहीं सुनी।
आई एम सॉरी दीदी। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है। इस नफरत ने पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा दिया। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं अपनी बच्ची की कब दुश्मन बन गई। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग। सारा सच सुनकर रागिनी खुद को माफ नहीं कर पाती और आशा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जहां वो सभी से माफी मांगती है और दोनों माँ बेटी अपनी गलती सुधारने के लिए अर्नव और रुबीना की शादी करवा देते हैं। कुछ ही दिनों बाद रागिनी की भी शादी अमर नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के से हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सौतेली माँ की काली बेटी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।